नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश के लोकतंत्र, इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है जहां जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर आपके सामने बात करेंगे वो है कैदियों के कानूनी अधिकार को लेकर। इसके अलावा अगर और भी कोई कानूनी परेशानी आपके सामने है तो आप सीधा हम तक जुड़ सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। हमारी फोन लाइन से हमारे फोन नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हम सीधे कैदियों के कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और भी कानूनी समस्या आपके सामने है तो आप सीधे हमसे जुड़कर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता हमसे ले सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट दानिश रैन। दानिश, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जब हम कैदियों के अधिकार की बात करते हैं, प्रिजनर्स के अधिकार की बात करते हैं, तो पहले समझ जाएंगे प्रिजनर्स होते कौन हैं, इसको डिफाइन कैसे किया जाए? जी, प्रिजनर्स वो हुए जिन्होंने कानून के खिलाफ जाते हुए कोई ऐसा काम किया हो या ना किया हो, लेकिन वो प्रिजन के पीछे हैं। या तो उनको हम अंडर ट्रायल कह सकते हैं या जो ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं। जो भी आदमी प्रिजन के पीछे है फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, वो शायद प्रूव हो या ना हो, कन्विक्टेड या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की आज हम बात करने वाले हैं, उनको कैदी कहते हैं। जी, ठीक है। तो सर, एक्यूज्ड में और फिर जो प्रिजनर्स है उनमें फर्क क्या रहता है? एक पर्सन एक्यूज्ड है, अगर कोई भी ऑफेंस पुलिस उसको एक्यूज करती है किसी भी ऑफेंस के लिए, जब तक वो ऑफेंस प्रूव नहीं होता है तब तक वो एक्यूज है। और अगर वो प्रूव हो जाता है तो वो कन्विक्टेड हो जाता है। तो कन्विक्टेड एक्यूज भी फिर वो अपील में जाता है और वो बोलता है एलिजिडली कन्विक्टेड। तो मतलब ये है कि एक्यूज जो है, अगर किसी भी ऑफेंस के लिए अगर आप पे एक्यूजिशन आती है या आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो वो एक्यूज हो जाता है उस ऑफेंस का। ठीक है। तो जब हम प्रिजनर के राइट की बात करते हैं तो मुख्यतः क्या क्या अधिकार रहते हैं कैदियों के पास? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में एक सो मोटो जजमेंट पास किया है। रिट पिटीशन का नाम है इन री ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स, 1382 प्रिजन्स में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना इन ह्यूमन कंडीशंस हैं प्रिजन्स में जी, तो इसका देखभाल कौन करेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया कि हमने इंटरनेशनल कॉवेनेंट साइन कर रखा है, वी हैव आल्सो साइन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमने साइन कर रखा है जी। तो ये सब कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और डिफरेंट जेल्स के डीजीपी या जेल इंचार्ज को डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको बेसिक राइट ऑफ प्रिजनर को मेंटेन रखना है जी। बेसिक राइट में उसका लाइफ, हेल्थ, फेयरनेस ऑफ जस्टिस, ह्यूमन ट्रीटमेंट, डिग्निटी और प्रोटेक्शन फ्रॉम इल ट्रीटमेंट, मतलब टॉर्चर नहीं होना चाहिए अंदर। और मिनिमम कंडीशंस जो हैं वो स्टेट को मेंटेन करना ही करना है, चाहे वो कितना ही खूंखार कैदी है, आपको वो मिनिमम कंडीशंस को मेंटेन करना है। और प्रिजनर के अपने राइट्स हैं, तो उसके हेल्थ, हाइजीन, फूड, क्लोथिंग, रिहैबिलिटेशन की देखभाल करते हुए राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, तो वो लिबर्टी उनका मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन सर, इनको क्लेम कैसे कर सकता है जो कैदी है, अगर मान लिया एज मैटर टू उसके डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए राइट ऑफ बेल भी उसके पास होता है, तो कैदी राइट ऑफ बेल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, किन परिस्थितियों में कर सकता है, कैसे क्लेम कर सकता है? जी, तो राइट ऑफ बेल जो है उसका
एक तो हम पहले ये समझ जाएं कि बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं। जी। इसके लिए स्पेसिफिकली शेड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन मोटे तौर पे समझने के लिए 2 साल से अगर ज्यादा की अगर उसमें पनिशमेंट है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और 2 साल से कम की अगर पनिशमेंट है तो वो बेलेबल ऑफेंस है। बाकी शेड्यूल में उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, सो अनलेस उसे एक्सप्लेन ना किया गया हो, मोटे तौर पे समझने के लिए। जी। तो जो बेलेबल ऑफेंस हैं उनमें पुलिस निचली मुचलका, जिसको कहते हैं पर्सनल बॉन्ड भी साइन करवाकर आपको छोड़ सकता है बेल पे। बेल देने का राइट तो सिर्फ कोर्ट का है, पर निचली मुचलके पे पुलिस भी छोड़ सकता है आपको। जी। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं उनमें जो है कोर्ट के सामने आपको स्पेसिफिक रीजन शो करना पड़ेगा कि जिसमें आपको बेल दिया जाए। सो मोस्टली जो रीजंस हम शो कर पाते हैं वो अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर ओल्ड है, वुमन है, बच्चा है, तो ये सारी रीजंस हैं। इनके अलावा बाकी केस के मेरिट्स पे हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में हम बेल लगा सकते हैं। जी। जो आपने निजी मुचलके की बात की, निचले मुचलके की बात की, तो मुचलके में और जमानत में फर्क क्या होता है? तो एक पर्सनल बॉन्ड जो है और एक बेल बॉन्ड जो है, हम दोनों की बात करें तो एक पर्सनल बॉन्ड जो है, पर्सनल बॉन्ड में ये होता है कि अगर आपके पास, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो पेटी ऑफेंसेस हैं, अब उनमें कोर्ट जो है वो श्योरिटी मांगता है। तो एक सर्टेन केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इतनी इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है कन्विक्शन के बाद कि जितने टाइम से वो ऑलरेडी जेल में लैंग्विश कर रहे हैं, तो उनका बेल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो पुअर हैं, उनके पास पैसा नहीं है या श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं ला पा रहे हैं। तो इस रीजन की वजह से कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे केसेस में जो पेटी ऑफेंसेस हैं उनको पर्सनल बॉन्ड, उनका अपना निचली मुचलके पे उनको छोड़ दिया जाए, और जो बेल बॉन्ड है जिसमें श्योरिटीज चाहिए वो हेवी केसेस में जहां पर आपको लगता है कि हमें उस एक्यूज्ड की अपीयरेंस को यहाँ पर कोर्ट में लाने के लिए कुछ श्योरिटीज जरूरी हैं, कुछ कंडीशंस जरूरी हैं, उनमें वो श्योरिटीज को आप बुला सकते हैं और श्योरिटीज के थ्रू उसकी जमानत हो सकती है। जी, चलिए ठीक है। अगर कैद के जिस वक्त इंसान कोई भी जो अपराधी है अगर वो कैद के अंदर है, उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं रहती है, तो उसके मेडिकल चेकअप की उसको जरूरत है या फिर मेडिकल एड की उसको जरूरत है और वक्त पर उसको नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो फिर कैसे उसके लिए क्लेम कर सकता है? जी, अभी ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी जैसे एक केस की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही हाई रिस्क वार्ड है तिहाड़ जेल में, उसमें एक प्रिजनर हैं जो टाडा एक्ट में पकड़े गए थे। जी। तो अब क्योंकि इतने टाइम से अंदर हैं तो उम्र उनकी बहुत हो चुकी है, तो उनको टाइम टाइम पे हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। तो उनको हॉस्पिटल जेल अथॉरिटीज लेके जाती है, लेकिन जेल अथॉरिटीज उनको डॉक्टर ने कहा है कि आप जमीन पे ना बैठा करें, आपके लिए एक स्टूल की जरूरत है, क्योंकि उम्र उनकी काफी हो चुकी है। तो जेल अथॉरिटीज उन्हें वो स्टूल नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो हमने हाई कोर्ट के सामने रिट लगाई, एक पूरा हाई रिस्क वार्ड ने पूरे मिलके एक रिट पिटीशन फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट में फॉर रिफॉर्म्स, कि हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो मैंने बताया, जिसमें डीजीपीज को ऑर्डर दे रखा है कि आप उनका हेल्थ, हाइजीन, फूड, क्लोथिंग, रिहैबिलिटेशन का टेक केयर करें, नो मैटर हाउ सीरियस इज द ऑफेंस। तो अगर उसको जरूरत है विद टाइम आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएं, आप अपने डीजीपी के सामने एप्लीकेशन लगाएं, किसी हेल्थ रीजंस के वजह से अगर आपको जरूरत है एप्लीकेशन लगाएं और कोर्ट उसे जरूर कंसिडर करता है। ठीक है। अगर हम लोग ये भी देखते हैं, आपने तिहाड़ की बात की, इसके अलावा अगर हम किसी और दिल्ली एनसीआर के बाहर की जेलों की बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं, डासना की बात करते हैं, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ ये भी चीज़ सामने आती है कि एक लंबा वार्ड बना हुआ है, एक तरफ टॉयलेट बना हुआ है और वहीं पे उसके सामने सब लोग सो रहे हैं, तो ये अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी भी चीज़ें नजर आती हैं। तो क्या इस चीज़ के लिए भी क्या कैदी कुछ क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी रखी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पर हाई रिस्क वार्ड प्रिजनर्स 72 to 73 प्रिजनर्स की एक रिट पिटीशन है और एक और रिट पिटीशन है 74-75 प्रिजनर्स की, जो हाई रिस्क वार्ड के प्रिजनर्स हैं। उन्होंने सबने मिलकर रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है एज टू व्हाई जो वो मांग रहे हैं, हाई रिस्क वार्ड वाले जो मांग रहे हैं उनको क्यों ना दिया जाए। तो प्रिजनर्स को भी ये मालूम होना चाहिए दैट सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट कर रखा है। उसके अलावा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। उसके अलावा हमने एज अ कंट्री हमने साइन कर रखा है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स,
तो हमें बेसिक ह्यूमन राइट मेंटेन करना ही करना है जेल्स जी, में। जी। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज रिट पिटीशन कोर्ट के सामने फाइल करें एंड जी। द कोर्ट्स वुड कंसिडर इट। ठीक है दानिश, आप हाई रिस्क वार्ड का बता रहे हैं कि ये दरअसल, लेकिन हाई रिस्क वार्ड ये है क्या? हाई रिस्क वार्ड में अक्सर उन लोगों को डाला जाता है जिन लोगों से या तो जेल में काफी मारपीट करते हैं जो लोग, या जो हाई ऑफेंस में आ रखे हैं, हीनियस क्राइम्स में जो आ रखे हैं, या जिसके पास ऐसा लगता है कि अंदर राइवलरी गैंग वॉर जो चल रही है तो एक गैंग को उठा के अंदर अगर हाई रिस्क में रख दें तो थोड़ी शांति रहेगी। तो हाई रिस्क वार्ड बेसिकली वो है जहां पर ज्यादा अटेंशन की जरूरत है और इसलिए उसको एक सेपरेट एक हाई रिस्क वार्ड बना रखा। और क्योंकि वो हाई रिस्क वार्ड है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नॉर्मल वार्ड में एक नॉर्मल प्रिजनर को मिलती हैं वो हाई रिस्क वार्ड्स में उनको नहीं मिलती हैं। ठीक है सर, एक बात मैं और जानना चाहूंगा, मान लो कोई कैदी है जिसको पढ़ने का अगर शौक है, वो अखबार चाहता है, किताबें चाहता है, तो क्या ये भी उसका अधिकार है कि जेल में उसको वो चीजें प्रोवाइड कराई जाए? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक प्रिजनर का राइट है। राइट टू फर्दर एजुकेशन एक प्रिजनर का है। अगर आप अपनी फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप पब्लिश भी करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ लिखा है प्रिजन में और आप चाहते हैं कि वो पब्लिश हो, तो उसके लिए भी आपका राइट है और आप एक एप्लीकेशन बना के अपने जेल डीजीपी को भेज सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होती है तो आप एक रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, ये तो हमने कानून की बात की दानिश, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या चीज़ें इतनी ही स्मूथ हैं, इतनी ही उसको शिद्दत से पालन किया जाता है जितना कानून में लिखा होता है? क्या क्या लूपहोल्स होते हैं बीच में? अनफॉर्चुनेटली इतने सारे रूल्स हैं, जेल मैनुअल्स है, इतने सारे रेगुलेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने आप अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके बाद भी जेल रिफॉर्म्स आज के दिन भी एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने, इवन लोअर कोर्ट्स ने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट सिचुएशंस में ऑर्डर्स पास किए हैं जिनमें जेल रिफॉर्म्स होने चाहिए, पर क्योंकि वो ऑर्डर कहीं ना कहीं जाकर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं जी, तो जेल का हालत, आई वुड एग्री, आज के डेट में भी बहुत तरक्की चाहिए जेल की हालतों में। ठीक है, दानिश, हम लोग ये भी देखते हैं, ये चीज़ कंप्लेंट सामने भी आई कि जेल में जो खाना मिलता है वो खाना खाने लायक नहीं होता। अगर दाल है तो बिल्कुल पानी की तरह मिलेगी, कंकर उसमें मिलेंगी, रोटियां कच्ची मिल जाती हैं। तो ये भी एक व्यक्ति के जो अपना अधिकार होता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी ये डिमिनिश करता है। तो ये चीज़ें फिर कैसे सिक्योर किए जाएं? इसके लिए, क्योंकि ये सारे जो जितने भी प्रिजनर्स हैं, इन लोगों को अपना एक ग्रुप बनाएं, एक सिविल रिट पिटीशन फाइल करें, आप हाई कोर्ट के सामने रिट लगाएं, हाई कोर्ट एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट करता है ऐसे सिचुएशंस में, और एक आध दो सिचुएशंस ऐसे हुए भी हैं जहां पे हाई कोर्ट ने लोकल कमिश्नर्स अपॉइंट करके उनको जेल में भेजा है और जेल की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चेक करने के लिए कि खाना कैसा मिलता है, लोगों को रखते कहाँ पर है और उनका रहन सहन कैसा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें एज स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको आर्टिकल 21 जो एक आदमी का लिबर्टी है, वो मिनिमम बेसिक ह्यूमन राइट स्टेट को देना ही देना है। अगर वो नहीं देता है, आपके पास पूरी लीगल रेमेडी है, आप हाई कोर्ट जाएं, रिट पिटीशन लगाएं और कोर्ट से डिमांड करें कि आपकी राइट जो है उसको उसका इन्फ्रिंजमेंट ना हो। ठीक है, क्या मेल प्रिजनर्स और फीमेल प्रिजनर्स के अधिकारों में कुछ अंतर है या किसी एक को कोई प्रिविलेज दिया गया है जेंडर को देखते हुए? देखिए, मेल प्रिजनर्स और फीमेल प्रिजनर्स दोनों के जेल में राइट्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। फीमेल प्रिजनर्स को अगर हम देखें तो फीमेल प्रिजनर्स को कुछ एक्स्ट्रा और बेनिफिट्स दे रखे हैं, जैसे अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी देखभाल, प्रेगनेंसी की देखभाल, अगर उसके अलावा जो गार्ड्स हैं, गार्ड्स उनके फीमेल गार्ड्स होने चाहिए जो अंदर हैं, और ऐसे काफ़ी सारी सुविधाएं फीमेल प्रिजनर्स को दे रखी हैं। ठीक है, एक सिचुएशन जो दानिश हम लोगों के सामने आई थी कि एक न्यूली मैरिड कपल था जिसमें कि जो मेल था उसको जेल हो गई, लेकिन जो फीमेल है उसका अपना अधिकार है कि वो प्रेगनेंसी का उसका अधिकार है, लेकिन अगर पति जेल में है तो फिर उसका अधिकार का हनन नहीं होता इस जो फीमेल है? इस सिचुएशन के लिए क्या कुछ प्रावधान है? बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन में जब एक मेल प्रिजनर और एक फीमेल प्रिजनर दोनों
और मैरिड कपल हैं जी और अगर दोनों को अपनी मैरिज को कंज्यूम करना है या साथ में उनको कोहैबिट करना है तो ऐसे में आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है डीजीपी के सामने, जेल प्रिजन्स के, और एक ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जहां पर हस्बैंड और वाइफ को मिलवाने के लिए डीजीपी ऑर्डर्स पास करते हैं। ठीक है, ये तो सिचुएशन सर वही जिसमें कि मेल प्रिजनर भी हैं और जो फीमेल है वो भी प्रिजनर है, लेकिन फीमेल प्रिजनर नहीं है अगर, तो तब फीमेल क्या कैसे और कहाँ अपील कर सकती है? अगर फीमेल प्रिजनर नहीं है, फीमेल बाहर है लेकिन मेल जो है वो प्रिजनर है। अच्छा, मेल प्रिजनर है और फीमेल बाहर हैं जी, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट में एक रिट लगा सकते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी में आपका राइट टू इंक्रीज योर फैमिली इवन फर्दर वो भी आता है। ऐसे में आपको बेल पे छोड़ा जा सकता है, ऐसे में आपको पेरोल पे छोड़ा जा सकता है। लेकिन सर अगर क्राइम हीनियस है तो? अगर क्राइम हीनियस है तो उसके मेरिट्स पे जाने के बाद कोर्ट कंसिडर करेगा और देखेगा कि व्हाट इज मोर नेसेसरी। वो कोर्ट का डिस्कशन पे डिपेंड करता है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड। ठीक है, इस वक्त उत्तर प्रदेश से विवेक हमारे दर्शक में जुड़ चुके हैं। विवेक, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता है, ऐसे कोई कैदी जेल में है सर, वह क्या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से मदद मिल सकती है क्या सर? सर किस अपराध में जेल में है? मतलब किसी ने मैटर कर दिया हो जी, तो सजा सुनाई गई वो कोर्ट से, कौन से कोर्ट से सुनाई गई? मतलब ऐसे जमानत सर, अभी सर जेल में है कैदी, वो सर जमानत के लिए किस कोर्ट में जा सकता है? सर उनको जो सजा सुनाई गई वो हाई कोर्ट से सुनाई गई है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुनाई गई है? कहाँ से उनको सजा सुनाई गई है? जिला कोर्ट से सर। जिला कोर्ट से। अल्लाह ने शुक्र, क्या उनके पास उपाय रहते हैं कि अगर जिला कोर्ट से उनको मर्डर के केस में अगर इम्प्रिजनमेंट उनको मिला है तो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं जमानत के लिए? जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील, अगर इनको नीचे कोर्ट से कन्विक्शन हो गई है और तो ये ऊपर जाएं, ऊपर अपनी अपील फाइल करें हाई कोर्ट में, अपील के साथ एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का भी एप्लीकेशन लगाएं और एक बेल की एप्लीकेशन लगाएं। कोर्ट आपके केस की मेरिट्स को देखते हुए आपकी बेल कंसिडर करेगी। जी ठीक है, इस वक्त संत दत्त हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सबने बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? संत दत्त, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर ले ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। तुम तक शायद आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। आपका नंबर हम तक संदत जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी और बेहतर सहायता आपके संबंध में जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप जुड़ने के लिए। दनेश, मैं पूछना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को कैद अगर होती है तो जेल अगर हो जाती है तो कितने वक्त तक वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है? कैसे कोई टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है? कितने वक्त तक वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसको कन्विक्शन हो जाती है तब? जी, अगर कन्विक्शन हो जाती है तो आपका समय है हाई कोर्ट जाने का अपील में, वो है 60 डेज का। तो आप 60 डेज में अपनी अपील हाई कोर्ट में फाइल करें और उसके साथ आप अपनी जमानत की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट उसको कंसिडर करता है, कहता है कि आपका अगर टाइम कम है या ज्यादा है, आपको बाहर भेजें तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं या नहीं है, उन बातों पे कंसिडर करते हुए आपको बेल ग्रांट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर नहीं करता है तो आपके पास ऑप्शन और ओपन है कि आप ऊपर और अपील में जा सकते हैं उसके सुप्रीम कोर्ट में। सर, कहा जाता है कि बेल इज अ मैटर ऑफ राइट नॉट द जेल, लेकिन फिर अगर बेल के बाद पैरोल की बातें हम लोग सुनते हैं तो पैरोल और बेल में फर्क क्या होता है? जी, तो बेल आपको तब मिलेगी जब आपका केस पेंडिंग है। अगर आपका केस पेंडिंग है तो आप अपने बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेरोल है जब आपकी कन्विक्शन हो जाती है और 3 साल के टाइम के बाद आप पेरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पेरोल का प्रोविजन इसलिए लाया गया है ताकि आपकी कन्विक्शन के बाद भी आप अपने बाहर की फैमिली के साथ टाइज अपने मेंटेन कर सकें, अपने सोशल टाइज मेंटेन कर सकें और आप देख सकें कि आपकी फैमिली का देखभाल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उस पर्पस के लिए है। ठीक है, सर किसी व्यक्ति को कन्विक्टेड हुए, जेल में हुए 3 साल हो गए और फिर अपर कोर्ट में अपनी बेल के लिए अप्लाई करता है, उसके बाद उसको मिलेगा, उसको पैरोल कहा जाएगा कि बेल कहा जाएगा?
अगर क्योंकि अपील तो शुरू हो चुकी है। जी, अगर उसकी अपील ऊपर शुरू हो चुकी है जी। आप ऊपर जो अपील में आप बेल लगाएंगे उसको बेल कहा जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी अपील पेंडिंग है आप वहां पे बेल की अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जी जी, ठीक है सर। उसके अलावा सर क्या क्या चीजें हैं जो कैदी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो कैदियों को उनके अधिकार पता हो, इसके लिए क्या जेल मैनुअल में कुछ होना चाहिए रिफॉर्म? सबसे पहले कैदियों को ये पता होना चाहिए कि आपके पास राइट है लीगल एड का। अगर आपको कोई भी परेशानी है, अगर लॉ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, आपके पास लीगल एड का, फ्री लीगल एड का राइट है। अच्छा, ये भी देखने को बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में फ्री लीगल एड काउंसिल्स भी अपॉइंट कर रखे हैं। जी। तो हर रोज वहां पर लीगल एड के काउंसिल्स होते हैं जो आपको लीगल एड के बारे में आपके जो भी लीगल क्वेश्चंस हैं उनके आपको सही आंसर्स देते हैं और आपको सही वे बताते हैं। जी। तो ये तो आपका राइट है फ्री लीगल एड का। जी। इसके अलावा एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट भी है जिसमें आपको अपने जो भी लीगल सर्विस है उसके बारे में बता रखा है। उसमें ये बता रखा है कि एवरी प्रिजनर हैज अ राइट ऑफ लीगल एड। अगर उसके पास बाहर से अपने प्राइवेट डिफेंस काउंसिल्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं वो स्टेट को अप्रोच कर सकता है और स्टेट उसके लिए एक डिफेंस काउंसिल अपॉइंट करेगा। जी, ठीक है। लेकिन सर ये फ्री लीगल एड के लिए फिर कैसे अप्रोच करेगा कैदी? अगर आप अंदर जेल में हैं आप अपने डीजीपी जेल प्रेजेंस को लेटर लिखें अगर वहां पे लीगल एड के काउंसिल्स नहीं आ रहे हैं तो। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो लीगल एड काउंसिल्स हैं तिहाड़ जेल में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट कर रखे हैं। अगर बाहर की बात मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा बाहर के जेल के बारे में, लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपको लीगल एड काउंसिल्स चाहिए तो आप अपने डीजीपी प्रिजन को लिखें और वो एप्लीकेशन कंसिडर करते हुए वो लीगल एड सेक्शन को जाएगा। वो लीगल एड सेक्शन आपके केस के लिए एक लॉयर अपॉइंट करेगा। उसके अलावा आप जब भी कोर्ट में पेश होते हैं आप कोर्ट में पेश होते ही जज साहब को बोल सकते हैं कि मेरे लिए एक लीगल एड काउंसिल अपॉइंट कर दें। तो कोर्ट आपके लिए एक लीगल एड काउंसिल अपॉइंट कर देगा। ठीक है। अच्छा, बहुत शॉर्ट में जाना चाहूंगा दानिश आपसे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल एड चाहिए, उसको कुछ और जरूरत है वहां पर जो कि उसका अधिकार है, उसके लिए वो जेल मैनुअल के तहत डीजीपी को लिखता है जेल के, लेकिन वो चीजें सही तरीके से पूरी नहीं की जाती। मान लिया कि उसको अगर हाई क्लास मेडिकल एड की जरूरत है, उसको जेल में ही उसका इलाज करवाया जा रहा है, तो अगर ये उल्लंघन होता है तो तब वो कहाँ अपील कर सकता है? देखिए, अगर आपका केस कहीं चल रहा है, जहां पर भी आपका केस चल रहा है, आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनाकर उसी कोर्ट को दें। आपको जो भी जरूरत है उस कोर्ट को दें। उस एप्लीकेशन को वही कोर्ट कंसिडर करके आपकी ग्रीवियंस को हटा देगा। अगर उसके बाद भी कंसिडर नहीं हो रहा है उसी कोर्ट में आपका एप्लीकेशन, तो रिट जुरिसडिक्शन में आप हाई कोर्ट हमेशा जा सकते हैं और हाई कोर्ट के दरवाजे हमेशा खटखटा सकते हैं। लेकिन सर और अपने रिलीफ कोर्ट में मामला ना हो, कोर्ट में मामला नहीं, आप कन्विक्टेड करा दिए जा चुके हैं, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो? अगर आप कन्विक्टेड हैं, आपका मामला कोर्ट में नहीं है, उस सिचुएशन में आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप अप्रोच कर सकते हैं डीजीपी प्रिजन्स को, आपके जेल सुपरिटेंडेंट को अप्रोच कर सकते हैं, आप लीगल एड को अप्रोच कर सकते हैं और आप अपने जो कन्विक्टेड कोर्ट है आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं जिनमें आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और लीगल अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर इस बारे में जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को सही वक्त पर समान रूप से सही न्याय मिले। इस बारे में अगर आपके सामने कभी भी कोई भी कानूनी समस्या आती है तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं एक बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।